मेहनत इसी से पे मेहनत कर रहे हैं कि हम कैसे वापस अपने पुराने सिस्टम पे चले जाएं। तो आज हमारे बीच है श्री विनय प्रताप सिंह ठाकुर जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम जैविक खेती को इंक्लूड करके रसायन को कम कर सकते हैं। स्वागत है श्री विनय प्रताप सिंह ठाकुर जी का। सभी सज्जनों को, देवियों को मेरा नमस्कार है। पिछली मीटिंग में मेरे द्वारा जैविक खेती के बारे में बताया गया था और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया गया था। आज हमारे अन्य साथियों ने भी ये कहा था कि जैविक खेती का जो तरीका है, गोबर का, गौमूत्र का, तो और जो भी जितनी भी वो समस्याएं थी, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ समाधान लेके आया हूँ आज, और कोशिश करूंगा कि वो समाधान आप तक पहुंचे और आप उससे संतुष्ट हों। पहले तो ये बताया गया था कि आजकल के बच्चे जो गौमूत्र और गोबर में हाथ लगाने से परहेज कर रहे हैं और वो जीवामृत वगैरह इन सब चीज़ों को मतलब लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में मेरा व्याख्यान जो पहले मैंने दिया था, ये आम किसान के लिए था, जो किसान खेती की के जो आने वाले खर्च हैं उससे जूझ रहा है, उसकी जमीन भी बंजर हो रही है, आत्महत्या भी कर रहा है, ये उन किसानों के लिए था। अब आजकल के बच्चों के लिए भी मैंने कोशिश करी है इसमें कि गौमूत्र और गोबर से हटकर कुछ इस प्रकार के खेती करें जिसमें उनका रुझान बढ़े, है ना, उनका थोड़ा सा ध्यान इस हो रहा है और सो जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि मैंने एक कंसेप्ट और दिया था, यदि आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप आधे एकड़ से शुरू करें, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें उत्पादन कम होता है। तो हमारे पुरी साहब ने भी कहा था कि ये आधा आधा एकड़ करते करते हम कब तक इंतजार करेंगे, काफी लंबा समय हो जाएगा इसमें। तो आदमी 8-10 साल इसी में लग जाएगा कि उसकी जमीन जैविक हो। तो ये इस तरफ भी मैंने ध्यान दिया। और इसके अलावा क्या है कि 98% किसान हमारे आज भी रासायनिक खेती कर रहे हैं। तो उन लोग को एकदम से जैविक की ओर अग्रसर करना बहुत मुश्किल काम है। उनके मन में यूरिया, डीएपी और उत्पादन इतना भरा हुआ है कि 15-15, 20-20 कुंटल गेहूं प्रति एकड़ निकालना है, ये करना, और वो ये चीज को भूल रहे हैं कि उससे उनकी जमीन बैठती जा रही है। तो इसके लिए मैंने कोशिश तो अपनी जारी रखना है हमें कि किसान इस ओर आए। और अगली समस्या एक और थी इसमें कि वो थी प्लेटफॉर्म की, तो मार्केटिंग की। तो इसके लिए मार्केटिंग की गवर्नमेंट की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार आप केमिकल गेहूं, केमिकल अनाज उत्पन्न करते हैं, उसका समर्थन मूल्य शासन देता है और उसको खुद खरीदता है और अपने मंच से उसको फिर बेचता है, जो भी उपयोग करना वो करता है। लेकिन हम यदि जैविक लगाते हैं तो इसको शासन खरीदने के लिए उसका कोई समर्थन मूल्य नहीं है, उसके पास कोई हमारे लिए आश्वासन नहीं कि हमने इतना जैविक पैदा कर लिया है, कम मात्रा में हुआ है, हमारा जो भी घाटा हमने उठाया है, तो उसको शासन किस रूप से स्वीकार करेगा, किस रूप से उसमें हमारी क्षतिपूर्ति करेगा वो, या हमारे खाद्यान्न को खरीद के लोगों में बांटेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी किसान यदि कहता है कि मैं जैविक हूँ और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो आप यदि उसको जानते हैं जब तो आप कहेंगे कि नहीं, हाँ वाकई में जैविक करता है, जैविक किसान ही है। अन्यथा बाकी लोग जो नहीं जानते वो ये कहेंगे अरे जैविक करने से क्या मतलब, ये जो कर रहा वाकई में जैविक है भी कि नहीं है। तो मेरा मतलब है कि सरकार अपने प्लेटफॉर्म से इसको बेचे, खुद खरीदे, समर्थन मूल्य पे किसानों को समर्थन मूल्य दे दे कि आप जैविक प्रोडक्ट करते हैं तो हम इस मूल्य पे आपसे खरीदेंगे। उसकी बाकायदा लेबोरेटरी टेस्ट भी होगा, जांच होगी, उसके बाद उसको वो जैविक का अपना खुद का टैग दे गवर्नमेंट और अपने मंच से उसको बेचे। क्योंकि किसान केवल उत्पादन कर सकता है, मार्केटिंग नहीं कर सकता। मार्केटिंग तो व्यापारी वर्ग द्वारा ही की जाती है या फिर सरकार करती है। तो 3-4 समस्याएं थी जो बहुत ज्वलंत समस्याएं थी, उसके ऊपर बहुत कुछ मैं उनसे सहमत भी हूँ, किसान भाइयों से, कि जो इस बारे में ये कर रहे हैं। लेकिन इन समस्याओं से हार कर हम जैविक खेती करना बंद कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि हम खुद अनाज उत्पादन कर रहे हैं, हम किसान हैं, तो इसलिए जवाबदारी हमारी हो जाती है कि समाज में हम विषाक्त भोजन बंद करें। और इसका हमको कोरोना ने सबक सिखाई दिया, जो बीमारी अभी आई हुई है, हमको बतला दिया कि अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। इम्यूनिटी पावर कब बढ़ेगी? जब हम विष मुक्त भोजन करेंगे। और विष मुक्त भोजन कब करेंगे? जब हमको किसान विष मुक्त अनाज देगा। यदि वो खुद ही नहीं उत्पन्न करेगा फिर हमको कहाँ से देगा वो? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए हम इस बारे में, आज का विषय जो मैंने रखा था, ये मुझे दिया था मैडम ने, कि रासायनिक खेती करते हुए, यानी हम रासायनिक खेती करें, रसायन ना छोड़ें। चलिए इसको धीरे धीरे कुछ कम करेंगे, कुछ ऐसे जैविक तरीके अपनाएंगे कि जिसमें मूल खाद इसके जो पेस्टिसाइड हैं, डीएपी, यूरिया, एसएसपी, है ना, पोटास, ये इनकी मात्रा हम कम कर लें। और धीरे धीरे कम करते करते हम पूरा का पूरा खेत अपना जैविक में परिवर्तित कर लें। लंबा समय जो कहा था पूरी साहब आपने, तो वो उसमें नहीं लगेगा। उसका कैसा तरीका है ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूर्व में बतलाया था कि राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद, आप लोग सुने होंगे, जैविक का भारत सरकार का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है जैविक का। तो वहाँ पे एक निदेशक हैं वहाँ पे, चंद्रा जी, तो उन्होंने गाय के गोबर से और गौमूत्र से, देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय, इससे उन्होंने 3 प्रकार के बैक्टीरिया इजाद करे हैं। उसे उन्होंने 20 रुपए की एक डिब्बी में पैक किया है और सब किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो है बेस्ट डिकम्पोजर। मैंने पिछले बार बताया था आपको, बेस्ट डिकम्पोजर यानी डिकम्पोज करता है, कोई भी चीज को जल्दी सड़ाना गड़ाना, है ना, उसको प्लांट ले सके उस रूप में परिवर्तन करना, ये करते हैं। तो डॉक्टर एक फार्मूला तैयार किया गया था, वो ये फार्मूला था कि 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और में घोल के, उसको 200 लीटर पानी लिया, 2 किलो गुड़ उसमें घोल दिया, और उसमें फिर डिब्बी में जो है अपने ये बैक्टीरिया, इसको एक लकड़ी की सहायता से उसको और उस पानी में डाल देते हैं। 4-5 दिन उसको हिलाएंगे, इतना तो करना पड़ेगा। 4-5 दिनों में उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, यानी वो बैक्टीरिया मल्टीपल होते जाएंगे, सैकड़ों से, हजार हजार से, करोड़ करोड़ से, अरब अरब से खरब, ऐसे बढ़ते जाएंगे, उनकी कॉलोनी आ जाएगी। उसमें एक मीठी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और उसमें झाग पैदा हो जाता है। इससे हमको पता लगता है कि बैक्टीरिया बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अच्छा, इस ड्रम में हम 2 किलो सरसों की खली और डाल देते हैं। इससे सरसों की खली इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो ये हमारे पौधे के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए, रसायन खेती अलग है, इसलिए उससे पहले मैं इसका जैविक का फार्मूला तैयार कर रहा हूँ, इसको बना रहे हैं चीज को। अब इसको जैसे 2000 लीटर, जैसे आपकी खेती अभी पूर्ण रूप से रासायनिक है, इसमें जैविक का कुछ भी वो नहीं है, बैक्टीरिया या कुछ नहीं उसके अंदर। तो इसके अंदर बतलाया गया था कि 2000 लीटर, जो मैंने भी प्रयोग किया है, 2000 लीटर ये बेस्ट डिकम्पोजर बोनी से पहले 15 दिन पहले उसको उसमें डाल देते हैं, खेत को गीला करके, नमी होना चाहिए खेत में, उसको डाल देते हैं। वो अपना तेजी से 20-21 दिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं कि पूर्ण रूप से हो गया, लेकिन बहुत कुछ भाग उसका उसमें जैविक में आना शुरू हो जाता है। अब इसको डालने की विधि वही है कि पानी के साथ फैला देते हैं इसको। अब इसमें जो भी हम जैविक अपना जो भी रसायन खाद उपयोग में कर रहे हैं, उस रसायन खाद को हम आधी मात्रा में यूज करें। जैसे कि आप गेहूं में 2 बोरी डीएपी डाल रहे हैं तो 1 डालें, जो भी रसायन है उसको हाफ कर दें। तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको रिजल्ट वही का वही मिलेगा जो कि आप पूरा रसायन उसमें डालते थे उस समय मिलता था। ये हमारा खुद का करा हुआ है, और इसमें आप देखेंगे पूरा उत्पादन आपको मिलेगा, लेकिन आपका खाद की लागत जो है ना आधी हो जाएगी। तो ये एक तरीका इजाद किया था, क्योंकि इसमें ना गोबर है ना कुछ नहीं, इस प्रकार से बनाया गया था बेस्ट डिकम्पोजर। इसको ड्रिप के माध्यम से भी दिया जाता है। एक चीज और है कि फिर इस खाद को जैसे 50% कम किया आपने, फिर उसके बाद अगले साल में 25% करें, ऐसे करके सने सने धीरे 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 करते करते इसको 10%, 5%, बाद में बिल्कुल भूल जाए।
आप देखेंगे कि आपका उत्पादन ज्यों का त्यों बना रहेगा। आपका खेत भी पूरी रूप से हो गया जैविक में, और इसमें प्रतीक्षा वाली बात ही नहीं रही है, पूरा पूरा खेत आ गया आपका। इसके बाद एक चीज और देखी गई है कि हम जो भी रसायन डालते हैं खेतों में, तो पूरा का पूरा प्लांट नहीं ले पाता। अब जैसे कि आपने गेहूं बोया या चने बोए, कुछ भी बोए, तो उसमें आपने यूरिया की एक बोरी डाल दी। अब यूरिया जो आपने डाला है तो 20% ही प्लांट ले पाता। अब 21 दिन में पौधा छोटा भी रहता है, तो उसकी क्षमता भी नहीं उतनी, और आपने एक बोरी डाल दिया उसमें। वो इसलिए डाला है क्योंकि प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। बाजू वाले किसान ने यदि एक बोरी डाला तो हम 1.5 डालेंगे, उसने आधी डाला तो हम 1 डालेंगे। इस प्रकार से अपना बजट बढ़ाता है और घाटे में जाता है किसान। जबकि वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध हो चुका है कि हम जो भी खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो 20% ही प्लांट लेता है, 80% या लीचिंग हो जाता है, उड़ जाता है, सूर्य के प्रकाश में भी उड़ता है, पानी में भी बह जाएगा, पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो 80% का जो खर्चा हमने जबरदस्ती उसमें कर दिया। इसी प्रकार पोटास और फास्फोरस, ये भी खेत में जाके फिक्सिंग हो जाता है, लेकिन पौधे को उस वक्त ही मिलता है जितना उसको आवश्यकता है। तो आवश्यकता से अधिक रसायन का प्रयोग करके हम खुद की जेब तो भारी कर ही रहे हैं, खुद की समस्या बना ही रहे, साथ में धरती को भी बंजर बना रहे हैं, उसमें भी हमारे को नुकसान है। तो इसी प्रकार की विधि में हमारे डॉक्टर साहब ने एक और विधि इजाद करी थी कि हम जो है प्लास्टिक के, ये वेस्ट डिकम्पोजर की एक सेकंड मेथड उन्होंने अपनाई थी। वो ये अपनाई थी कि 200 लीटर मतलब ड्रम प्लास्टिक का लें, मेटल का नहीं, प्लास्टिक में, और इसमें हम 200 लीटर पानी लेके और वेस्ट डिकम्पोजर को इसमें डाल दें गुड़ के साथ में, तो मल्टीपल होना शुरू हो जाएंगे वो। अब हम जो, ये दूसरी विधि है। अब जो हमने बताया था कि 80% तो सब उड़ ही जाता है, 20% के लगभग प्लांट ग्रहण करता है, तो उसके लिए उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया था हम लोगों ने कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन भी होती है इस खाद में, डीएपी जो रहता है, और बाकी फास्फोरस रहता है। और एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये भी, इसमें भी 5 किलो लें, डीएपी को ही 5 किलो लें, और 5 किलो सरसों की खली। देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, 5 किलो सरसों की खली और 5 किलो एलोवेरा, एलोवेरा के पत्ते आते हैं प्लांट के, इसको 5 किलो लेना और उसको पीस के थोड़ा पत्थर से कूट के और उसमें डाल देना वेस्ट डिकम्पोजर वाले ड्रम में। तो ये सब डालने से, और यदि आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाया है जैविक तरीके से तो 10 किलो वो भी डाल दें उसमें। तो देखिए 5-5 किलो अपन ने खाद लिया है, कहाँ बोरों से डाल रहे थे और कहाँ 5-5 किलो। और इसमें ये, अच्छा, कईयों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि आपने रसायन डाल दिया उसमें तो जीवाणु मर जाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसको भी आप देखेंगे कि 5 किलो को 100 से मल्टीपल भी करेंगे तो बहुत कम मात्रा में नुकसान होता है, बहुत कम मात्रा में, और इसका रिजल्ट वो ज्यों का त्यों देगा, जैसा कि आपका जैविक में आता है वही का वही रसायन के माध्यम से वही का वही रिजल्ट देगा। तो ये अपन ने बनाया है ये 200 लीटर में, तो इसको 5 दिनों में इसको चलाएंगे तो अपना एलोवेरा भी उसमें घुल जाएगा, सरसों की खली भी घुल जाएगी, और उसमें से एक मीठी मीठी सी ऐसी खुशबू आना शुरू हो जाती है कि इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, झाग भी आना शुरू हो जाता है। सरसों की खली में जो सरसों, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ही, उसमें न्यूट्रिएंट्स है कई प्रकार के, लेकिन उसका जो ऑयल रहता है वो भी खाद के ऊपर चढ़ जाता है, उसको कवर कर लेता है, तो जिससे जो सनराइज में उड़ने की क्रिया खत्म हो जाती है, उसको पानी में घुलने भी कम हो जाती है, बहुत धीरे धीरे वो पौधों को मिलता है, जैसा उसको चाहिए धीरे धीरे उसको मिलता है। तो इस प्रकार से 5-5 किलो का जो हमने बनाया था, इस डोज को एक बार अप्लाई करें पानी के साथ में, और यदि इसमें आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और देना चाहिए तो इसी का फिर से 5-5 किलो का बना के सेकेंड पानी में फिर इसको दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे रसायन से मुक्ति पालें और जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, क्योंकि समय की मांग अब यही हो रही है। इस बारे में कोई क्वेश्चन? धन्यवाद विनय जी, मैं पुरी साहब को आमंत्रित कर रही हूँ। जी, सबको मेरा सादर नमस्कार।
पहलवान जी, सोनी साहब, धर्मेंद्र जी, लोटकर जी और मैडम विनय प्रताप जी, आपकी जानकारियां बहुत साइंटिफिकली टेस्टेड होती हैं, तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन में जिज्ञासा हुई थी वो कि जैसे आपने कहा कि आप जो सिस्टम से एक जैविक तरीके से एक सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें वो डालें और साथ में जहाँ बोरी डालते थे वहाँ एक बोरी डालें। जी ठीक है सर। जी। अब मैं कहता हूँ, अगर मान लो हम वो न डालें और सिर्फ इस पे निर्भर रहें, तो जो क्वेश्चन था कि गोबर और मूत्र को बच्चे नए जमाने के हाथ लगाने को तैयार नहीं है, हम उनको तो नॉर्मल वे में यही कह रहे हैं कि गोबर और मूत्र वाली आप डालें और केमिकल डालना बंद कर दें। नॉर्मल वे में हम उनको यही सलाह दे रहे हैं। पर अगर हम यहाँ पर आपका जो आधी 2 बोरी से 1 बोरी करने वाले सिद्धांत को 1 मिनट के लिए इसमें से माइनस कर दें, तो क्या जो गोबर और मूत्र से जो बनता है जीवामृत, और ये वाला जो आपका वाला सेकंड बेस्ट डिकम्पोजर मॉडल है जीवामृत का, ये इनकी दोनों की क्षमताओं में उत्पादन के नजरिए से और फसल को मदद करने के नजरिए से कोई फर्क रहेगा? हम अगर केमिकल डालें ही ना, सिर्फ यही वाला डालें, तो क्या होगा? जी हाँ, नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए अभी जमीन पूर्ण रूप से केमिकल से भरी हुई है, कई वर्षों से उसमें अपन केमिकल डाल रहे हैं। अभी हम ये अपना बैक्टीरिया डालेंगे तो एकदम से प्रभावी नहीं होगा, इसमें निश्चित रूप से उत्पादन में कमी आएगी, लेकिन हम दोनों का समायोजन करके करेंगे तो उत्पादन ज्यों का त्यों बना रहेगा। और फिर धीरे धीरे अगली बार 50 से 25%, फिर 10% ऐसे कम करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि खेत में कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और फिर ये बैक्टीरिया रहेंगे उसमें, तो फिर हमको निश्चित रूप से जैविक रहना ही रहना, उसमें फिर एक केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम डालेंगे भी क्या। ये जो केमिकल और इसका जो आप कह रहे हैं अगले साल फिर 25% कम कर दें जी और जी 10% पे आ जाए और फिर केमिकल मुक्त खेती करने लग जाएं, जी जी क्या ये जिस गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट का आप रेफरेंस दे रहे हैं, जी। उनके पास ये टाइम टेस्टेड इसके रिजल्ट्स हैं कोई 5 साल के? हाँ, उनके भी रिजल्ट हैं, उनके पास भी, और मेरा खुद का अनुभव है, मैंने भी इसको किया है। आपने मेरा 5 खुद का, उसको कम करते गए? जी जी, बराबर कम करते गए। मैंने भी एकदम से 15 एकड़ में स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरे मन में तो आता है भाई, जो बैक्टीरिया हम डाल रहे हैं जी वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जी हाँ, नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब यू काइंडली करेक्ट मी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना जी वो? बिल्कुल जी सही। लिपिड, तो जो हम उस पे अगर बाद में ये यूरिया और ये केमिकल डालेंगे, जी हाँ। क्या वो बैक्टीरिया वहां सर्वाइव कर पाएगा उस मीडियम में? हाँ, ये मैंने शुरू में ही बोला था कि इस पे कुछ परसेंट डाउन होते हैं, कुछ परसेंट खत्म होते हैं, नहीं नहीं, वो जैसे तो बहुत आपने बहुत पांच कम पांच मात्रा किलो में। के लिए, वो आपने 5-5 किलो के लिए बोला था सर। जी यहाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि एक एक बोरी डालो, 1 एकड़ में 2 बोर डालते थे, तो एक एक बोरी से मेरा मतलब ये है, केमिकल भी झेल जाएगा वो हाँ, बैक्टीरिया? जितना आप देते रहे अभी तक, आपकी हाँ। जमीन की आदत बन चुकी है एक बोरी की, जितना भी दे रहे हैं, एक दे रहे हैं तो आधी डालें, दो दे रहे हैं तो आधी एक डालें, यानी हाफ आपको करना पड़ेगा और झेल जाएगा। उसमें होता है लॉसेस बहुत कम होता है, लेकिन हमको देखिए वो भी देखना है और ये भी देखना है कि हमारा खेत पूर्ण रूप से जैविक हो। हम उसको थोड़े थोड़े मात्रा में नहीं करना चाह रहे, आधा आधा एकड़ एक एकड़ नहीं करना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं तो हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत कम मात्रा में लॉस होता है, मेरी हुई थी बात उनसे, एकदम तो लॉस नहीं होता है। मैं रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज की चर्चा सुन के प्रसन्नता हुई। इस ग्रुप में आने से केवल यहाँ पर सुनना है और फिर 2-3 मिनट मेरे को बोलना है, केवल इतना नहीं करता हूँ। पहली बात तो हम घर से आजकल कम बाहर निकलते हैं, कम क्या निकलते ही नहीं। एक दिन निकले थे और आप हालत देख रहे हैं क्यों निकले थे। तो जब हम निकले तो देखा कि एक दुकान, हमारे मोहल्ले में एक दुकान खुल गई है और दुकान पे लिखा है फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक। बहुत सुंदर सा बोर्ड उसने बना रखा है। देखिए कार्ड, देखिए मैं उसे कार्ड लेके आया आपको दिखाने के लिए।
जी। मैं दुकान के अंदर गया, मोबाइल लेकर नहीं गया था तो फोटो नहीं खींच पाया, तो कार्ड उसका लेके आ गया। हमने ऐसा चश्मा लगाया है कि हम इस मीटिंग के अलावा भी ऑर्गेनिक फूड को देख सके। इस दुकान में केवल ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं वहां पर। और जब मैंने घर पे आके बताया, बच्ची ने बोला कि ले पापा मैं तो उस वक्त दुकान पे होके आई हूँ, और दुकान पे जो चीजें मिलती हैं वो नॉर्मल चीजों से कॉस्ट में ज्यादा है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, ये कितने में बिकेगी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, सरकार कितना मूल्य देगी। अरे भैया करके तो देखो, मिल रहा है, दुकान खुल गई है। मैं ये जो बता रहा हूँ ये इंदौर में है, वो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मेरे घर से पैदल जाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, इतनी दूर है। एक बार फिर देखें आप कार्ड में, ऐसी दुकान केवल वहां पर ये चीजें मिलती है। और बहुत बड़ी, छोटी सी दुकान नहीं है, बहुत बड़ी दुकान है। बस मेरे को यही बोलना है। आप उसका एड्रेस तो सर एड्रेस चाहेंगे, एड्रेस चाहेंगे। एड्रेस इसका 25, मैं उस पर भी डालूंगा ग्रुप पर, अब आपको भेजूंगा। 25 नीलनगर, मैग ब्लू वाटर पार्क रोड, इंदौर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ पुरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, थैंक यू। मैं इसलिए अपनी बात पहले करना चाहता हूं कि मैंने आपसे, सुषमा जी, निवेदन किया था मुझे आज किसी एक कल्चरल प्रोग्राम में अपेयरिंग के लिए जाना है, तो वो मेरी कमिटमेंट है, तो मैं थोड़ा निकलना चाहता हूँ। पहलवान साहब ने जो बात बोली है वो मैं उससे 100% सहमत। पर सर, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम करते हैं ना कि ऐसी दुकानें खुल गई हैं, ऐसी दुकानें 100% आप राइट हैं, ऐसी दुकानें सब जगह खुल गई हैं। ऐसी दुकानें अगर नहीं भी खुली हैं तो नॉर्मल स्टोर्स वालों ने 2-2 शेल्फ अपनी दुकानों में ऑर्गेनिक मटेरियल का सामान रखा हुआ है। तो अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मूल्य का। जो मूंग की दाल हम 100 रुपए किलो खरीदते हैं, वो मूंग की दाल वहां पर शायद 300 रुपए किलो है। तो अजवाइन आप खरीदते हैं एक्स रेट से, वहां पर x इंटू 5 है, x इंटू 4 है। चलिए ये भी एक मुद्दा 1 मिनट के लिए छोड़ दें और इस पे आ जाएं कि जो अफोर्ड कर सकता है वो ले। ठीक है, मान लो डॉक्टर साहब अफोर्ड कर सकते हैं, सोनी साहब अफोर्ड कर सकते हैं, ले लें। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द फार्मर कम्युनिटी जो इसको उत्पादन कर रही है, एक आम आदमी की रीच में जब तक ऑर्गेनिक फूड नहीं पहुंचेगा, इस मूवमेंट को बल नहीं मिलेगा। क्योंकि बात तो मासिस की है, मास प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा और जब तक आम आदमी की रीच में ये सामान उस रेट पे नहीं मिल पाएगा जिस पे अभी जहर वाला मिल रहा है। होना तो ये चाहिए कि एक टाइम ऐसा है जब जहर वाला सामान लेने के लिए लोग मना ही कर दें। वो 5 रुपए किलो भी दे देवे ना गेहूं, तो बोले नहीं भैया तू खा, हम नहीं खाते, हमको ये 14 और 15 रुपए वाला, 20 रुपए वाला ठीक है पर ऑर्गेनिक है। अभी स्थिति ये है कि ऑर्गेनिक आप लेने जाओगे तो 60-70 रुपए से कम नहीं है, तो आम आदमी कैसे खरीदेगा उसको? ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी, विजय जी बोलिए। हाँ, मैं पुरी साहब के बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। आजकल जैविक के नाम पर बहुत तेजी से धंधा चल रहा है। उनके पास जैविक प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र है या नहीं है कोई देखता भी नहीं है, जो कस्टमर जाते नहीं देखते। उसके पास उनके पास उसकी टेस्ट रिपोर्ट है कि नहीं है ये भी नहीं देख रहे हैं। और रेट देखो तो 2-2, 3-3 गुना ज्यादा चल रहे हैं। इन सब चीजों से लड़ने के लिए भी मैं कृत संकल्प हूँ। मैंने मैडम से कहा भी था, डॉक्टर साहब से, कि आप इंदौर में खुद अपना आउटलेट खोलें, उसमें जो भी किसानी सामान होगा किसान रेट से हम आपको देंगे। 100 रुपए की दाल 300 में नहीं जाएगी, हम 100 का 125 तो चाहेंगे, क्योंकि उसका कुछ उत्पादन में कमी आती है और उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है। लेकिन ये जो लूट मची हुई है इसको मिटाना होगा, ये भी किसान का दायित्व है। इसमें व्यापारी को ना देके खुद के अपने कोई व्यक्ति को जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं और आम लोगों तक जैविक उत्पाद पहुंचाने की संकल्प रखते हैं, ऐसे लोगों को हम चाह रहे हैं कि आए। इंदौर में भी
हमारी ओर से आप डेपुट हो जाएं और वहां पे आप किसी के द्वारा भी जैविक उत्पाद बिक्री करें। चावल में भी आप देखिए 2-2, 250-250 रुपया है। हमारे यहाँ चावल का केवल 100 रुपए किलो में हम चावल दे देते हैं, बासमती राइस, वो भी ऑर्गेनिक उसमें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये, लेकिन हम पे विश्वसनीयता कौन करेगा? क्योंकि किसान या तो उत्पादन करे या बिक्री करे, दो में से एक काम कुछ भी कर सकता है। व्यापारी का काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उधर लग जाएगा तो इधर उसका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंदौर में ऐसा कुछ बने जिसमें कि कम से कम कीमत में हम उसको जैविक उत्पाद यहाँ से सप्लाई करेंगे। जैविक का गुड़ देंगे, जैविक के चावल देंगे, जैविक का गेहूं, जो भी उत्पाद किचन का जो भी मटेरियल लगता है हम सब उसको देंगे, राई जीरे से लेके सब देंगे। इसके लिए हमारे और भी जैविक किसान हैं, ये आपके नीमच, मंदसौर, जहाँ पे भी सब रजिस्टर्ड हैं, तो सबकी टेस्ट रिपोर्ट है। तो हम ऐसे लोगों को आगे लाके और लूट जो चल रही है इस समय उसको खत्म करना चाहते हैं। ऐसे जैविक छोटे छोटे बहुत सारे मार्केट चल रहे हैं, हमारे भी आजू बाजू बहुत चल रहे हैं। मैं भी गया था उसमें अपना सामान लेके, मैंने भी अपना स्टॉल रखाया था। तो वहां पे मैंने देखा कि 1 या 2 लोगों के अलावा किसी पे सर्टिफिकेशन ही नहीं है गवर्नमेंट का, ये जैविक खेती करते हैं। और उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट तो होती क्या है वो जानते ही नहीं है, वो किसी पे मेरे को टेस्ट रिपोर्ट, तो मैं तो आपको टेस्ट रिपोर्ट भी यहाँ से बतला सकता हूँ और उसका सर्टिफिकेशन बता सकता हूँ। पूरी व्यवस्था के साथ मैं चाहूंगा कि इंदौर में ऐसा कुछ आउटलेट खोले। सर अगर हम किसान से डायरेक्ट लेकर इस आउटलेट पे बेचेंगे ना, तो 130 में नहीं बेचना पड़ेगा सर। बिल्कुल, बीच का वो दलाली खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं वही लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप फार्मर से डायरेक्ट ले रहे हैं जी, आप जहर वाले दाल को compete कर सकते हैं सेम रेट पे, बल्कि आई लाइक के आप पहल करने के लिए अगर नॉर्मल वाली 100 रुपए बिक रही है ना, इसको 95 रुपए पे बेचिए। जी जी, बिल्कुल को आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना है आपको। बिल्कुल। आपने एक बार मार्केट पेनिट्रेट कर लिया, लोग कहेंगे यार ऑर्गेनिक भी है और उससे भी सस्ती मिल रही है, हाँ, और सर्टिफिकेट भी आपने दीवार पे लगा रखा है, तो उनकी दूर हो जाएगी। ये सर्टिफिकेट टेस्ट रिपोर्ट भी बल मिलेगा, इस बात से मूवमेंट को बहुत बल मिल सकता है। मेरे प्रकार 39 प्रकार के जहर जो चावल में डाले जाते हैं, सबसे ज्यादा जहरीला चावल बनता है, उसमें धान बनती, उसमें सबसे पहले अपन हर्बिसाइड डालते हैं, रिपीट करके आता है सर्जेंटा कंपनी का। इतना खतरनाक जहर होता है कि उसके पूरे जितने भी छोटे छोटे पौधे उगते हैं धान के अलावा, वो सब नष्ट हो जाते हैं उसमें। उसके बाद फिर उसमें कार्टअप नाम का एक जहर डलता है, तो वो पूरे पौधे को ऊपर से नीचे तक जहरीला बना देता है। तो 15-20 दिन तक उसमें कोई कीट बैठ ही नहीं पाते, बैठते तो मर जाते हैं। तो उसके बाद फिर ब्लास्ट रोग आता है उसमें। उसके बाद पेस्टिसाइड डालते हैं। कुल मिला के कई 39 प्रकार के जहर उसमें आते हैं। तो वो चावल का कटोरा नहीं, वो जहर का कटोरा हो जाता है। तो हम लोग मीराबाई तो है नहीं कि उसको पी के अमर रहे, तो वो तो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान करेगा, वो ये मान के चलिए। मैं आज्ञा लूंगा जी, प्लीज जी, इसकी शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अपन जो उपयोग कर रहे हैं बाकी में वो है या नहीं है। विजय नरवणे जी, विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? विजय नरवणे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपने अनम्यूट कर लिया है विजय जी। भास्कर गड़ाक, आप सुन पा रहे हैं? भास्कर गड़ाक, भास्कर जी आप सुन पा रहे हैं? भास्कर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तो चलो मैं इनका इंतजार करती हूँ। विजय जी ने अनम्यूट तो किया है, इंतजार कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं हर मीटिंग में खेती को मनुष्य शरीर से कंपेयर कर रही हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि हाँ भास्कर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम जी, अभी ठाकुर साहब ने जो कुछ बताया ना जी। हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। इसके लिए अभी मैं मेरे खेत में, हाँ अभी मैं मेरे खेत में ही हूँ। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है।
आपको हेलो भास्कर जी, नेट की कनेक्टिविटी का नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, खेतों पे नहीं मिलता है, सिग्नल नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ, आवाज नहीं आ पा रही है। अगली बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 घंटे के लिए, चलो सुनाई नहीं दे रहा। चलो मैं मेरी बात कहती हूँ कि मैं ये जो हमारी जो मीटिंग है उससे मैं अपने मेडिकल साइंस ह्यूमन बॉडी से, मानव शरीर से लिंक करती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि जब बच्चे बहुत लगातार एंटीबायोटिक खा के आते हैं मेरे पास, साल में 5-6 बार खाते हैं, और मैंने जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें पूरा नेचुरल है, मैं बिना एंटीबायोटिक के काम करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि 3 महीने तक मेरा काम नहीं चलता। 3 महीने मुझे तैयारी लगती है शरीर को सेट करने की, मतलब शरीर का फाउंडेशन बदलने की। और वो 3 महीने जब मेरी मेहनत हो जाती है, उसके बाद मैं किसी भी बीमारी को बिना एंटीबायोटिक के ठीक कर सकती हूँ। तो देखिए कितनी सिमिलैरिटी हो रही है जैविक खेती में और नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स में। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैविक खेती में जब लागत कम होती है तो वो महंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा वो था अनुमान, पर उसमें खेती कम होती है शुरुआत में, इसलिए महंगा होगा। और मुझे लगता है लगातार 4-5 साल वो होगा तो मुझे लगता है ऑर्गेनिक धान केमिकल से सस्ता होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। हाँ हाँ, विनय जी बोलिए। हाँ, ये आपने ठीक कहा, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मेरा अलग मत है, क्योंकि ये जैविक खेती जो हम करते हैं तो इसमें जो मेहनत होती है, अच्छा आप इसमें कोई खरपतवार नाशक डाल नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा वो है, क्योंकि बाजार में जो खरपतवार नाशक आते हैं, हर्बिसाइड आते हैं, उनको उठा के डाल देते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन जैविक में अभी तक ऐसा कोई खरपतवार नाशक यानी हर्बिसाइड नहीं आया है। इसके लिए हमें निंदाई कराना पड़ती है हाथ से, तो कास्ट उसमें ज्यादा आती है, उसकी कास्ट ज्यादा आएगी, तो है ना, उसको संभाल के रखना, ये सब अन्य चीजों में पैकिंग एक्टिंग में बड़ी दिक्कत आती है उसके। और आजू बाजू लोगों को बता के रखना कि भाई आपके कोई संप्रेषण से हमारे यहाँ कोई केमिकल ना आए, काफी सतर्कता वाली खेती की होती है। तो इसमें निश्चित रूप से कुछ अमाउंट तो बढ़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि जैविक वाले का सस्ता हो गया, अभी नहीं होगा, फिर आगे चल के कई वर्षों में फिर वो एक रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वो फिर उसमें हो सकता है। लेकिन अभी किसी को यदि जैविक करवाना है तो उसके लिए तो उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि देना पड़ेगी, शासन को भी देना चाहिए इसमें, और जो खरीद रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं 100 गुना तो ले सकते हैं, 100 का 125 तो देना चाहिए, क्योंकि उसका उसमें अतिरिक्त खर्च लगता है, गाय का गोबर भी लाना, इकट्ठा करना, ये बनाना, कि उसमें लेबर भी लगती है उस प्रकार से। तो इसमें थोड़ा मेरा ये कहना है कि लगता तो खर्च तो थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन रेगुलर होगा ना तो फिर वो धीरे कम होता जाएगा। 4-5 साल बाद हम लाइन सही कर पाएंगे। भास्कर जी, हाँ, तो उसमें फिर अपन कह सकते हैं कि भास्कर जी आपको नेट मिल रहा है? भास्कर जी, विजय जी आप बोलना चाहेंगे? हाँ मिल रहा है ना मैडम, मिल रहा है मैडम, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आवाज। हाँ वही तो यानी ठाकुर साहब ने जो बताया ना अभी, हाँ ठाकुर साहब जी ने जो अभी बताया ना कि लागत कम होती है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। लागत ज्यादा होती है। हेलो ठाकुर साहब जी, हाँ ठाकुर साहब जी ने अभी जो कहा ना कि लागत कम होती है, लेकिन ऐसा 4 साल में मुझे लगा नहीं है कि नहीं, कुछ लागत ज्यादा कम होती हुई है मेरी। नहीं, भास्कर जी आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि लागत ज्यादा होती है प्रारंभिक दौर में। हाँ लागत ज्यादा लेकिन होती है। उसमें मेरा खुद का जो खेती है, खुद की जो खेती है ना, उसमें मैं 4 साल से कुछ रासायनिक खत डाल ही नहीं डाल रहे हैं, आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हाँ ऑर्गेनिक, मेरे जो घर का जो गाय का गोबर होता है उसके ऊपर मैं खुद स्लरी बनाता हूँ। हाँ, नहीं क्या हुआ था भास्कर जी, पिछली बार आप थे नहीं,
तो हाँ। हमारे मित्रों ने प्रश्न उठाया था कि आजकल बच्चे गोबर पे काम नहीं करेंगे, गोमूत्र पे नहीं करेंगे, इसलिए मैंने नहीं, अलग ऐसा से ये कुछ बनाया। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा हाँ ऐसा कुछ नहीं। हाँ अभी अभी मैं भी, मेरी उम्र अभी 40 साल है। मैं हाँ 35 साल से खेती कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई शर्म आ रही है गोबर उठाने में या कोई। नहीं नहीं, आपको नहीं, ये अपने आजकल के नए बच्चों की बात की जा रही थी, इसी मीटिंग में हुई थी। तो नहीं, खुद जहां तक खुद आप की मेरा खेती है, पूछेंगे, खुद मैं की खुद खेती है, वो गोबर तो का और करना है। गोमूत्र से बनाता हूँ, जीवामृत बनाता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर डालता हूँ, मैं हाँ तो हाँ पूर्ण हाँ रूप से। मेरे पास तो डेयरी फार्म भी है, आपको बता दूं, मेरी गाय भैंस का अच्छा बड़ा हाँ, तबेला मेरा भी भी है। है ना, हाँ, मेरा तो भी मैं है कर ऐसा। रहा हूँ। मेरा भी खुद का डेयरी फार्म है, मेरा भी हाँ खुद का डेयरी फार्म है। मैं भी खुद जैविक खेती करता हूँ। हाँ, इसलिए हमको अभी आसान हो अभी जाता है खेती देखिए, करना। ये जो मेरा ये देखिए, मेरा प्याज का खेत है। जी हाँ, अभी इसको इसको कुछ मैंने केमिकल डाला ही नहीं है अभी। बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा ये जी हाँ, हाँ, अभी निकलने को आया, लेकिन अभी अभी तक केमिकल का कुछ छिड़काव भी नहीं हुआ है। हाँ और नीचे से भी कोई रासायनिक खाद भी नहीं डाला है, खाली स्लरी और उसके गोबर का जो खाद था उसके ऊपर स्लरी डाल दी थी और उसका खाद बनाकर खेत में डाला था। आपने सैलरी डाल दी, मतलब सब कुछ डाल दिया। गोबर हाँ, गैस प्लांट है डाल आपका। दिया, वही हाँ तो। हाँ, सब कुछ उसी में मिल गया। और यही जैविक खेती का आधार है, देखो, गौमूत्र गोबर, यही उसका आधार है। ये हर एक को करना चाहिए सर। हाँ, ये जो सबको है ना, करना हर एक चाहिए। को, अगर मैंने आम अभी अभी किसान के लिए बात कही थी, सबको करना चाहिए। अभी गौ पालन 2-4 जानवर तो हर व्यक्ति को पालना अभी चाहिए। मेरा खुद का अनुभव है सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ कि नहीं, सही है अभी ना। लोग कह रहे थे कि इम्यूनिटी को चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मेरे को, परिवार के सब सदस्य अभी कहीं भी घूम के आते हैं, लेकिन लेकिन उसको कुछ ये नहीं है, उसको तो डर किसको भी नहीं है। वो कहते हैं हमारा जो शरीर है ना, शरीर भी तंदुरुस्त है, तो क्या करने का, अभी कोरोना से डरना ही नहीं। नहीं, कोरोना काल में क्या हुआ था मैडम, केवल हाँ किसान ही ऐसा था हाँ क्योंकि पूरे सब जगह हाँ घूम फिर रहा था, मंडियों में जा रहा था, भीड़ भाड़ में था, उसको कोरोना आया भी होगा, चला गया होगा, इसलिए उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत थी। नहीं सर, अभी हाँ, कोई किसान तो नहीं मरा इसमें उसके मेरे बाद कोरोना। मेरे घर परिवार के सब लोग जाके आए, कहीं भी हाँ, जाके आए वो। सब मैं खुद पूरे कोरोना काल इतनी में घूमता भीड़ थी रहा। ना, भीड़ में भी जाके आए फिर भी। हाँ, हाँ, वही तो। मेरी उम्र भी 60 के लगभग यानी हो रही है। इम्यूनिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, स्ट्रांग है फिर। हाँ अपन ऐसा खा रहे हैं जैविक का, तो हो गई होंगे अपन को। हाँ, और भास्कर जी, मेरा ऑर्गेनिक आपसे ये वाले कहना सब है। छोड़। हाँ, मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, तो हम किसानों का ज्यादा हाँ दायित्व बनता है कि हम अच्छे से अच्छा अनाज जनता को दें। यदि हम विषाक्त अनाज उनको देंगे पैसों के लालच में, तो क्या होगा। हाँ, अच्छा, इसके लिए मैंने गवर्नमेंट से वही भी तो है। गुजारिश करी थी, कृषि मंत्री आए थे पटेल साहब, उनसे भी कहा था कुछ अनुदान भी होना चाहिए, क्योंकि पहले साल में उसका कम अनाज पैदा होगा, तो सरकार उसके ऊपर कुछ सब्सिडी या कुछ अलग से अनुदान दे उसको, ताकि अगले बार उत्साहित होकर फिर वो जैविक खेती करे, दोबारा तिबारा में तो खुद सक्षम हो जाएगा वो। तो इस सरकार खुद इसको बढ़ावा नहीं देना चाह रही ना, मैं चाह रहा हूँ इसको बढ़ावा मिले, उसका कोई समर्थन मूल्य नहीं होता। भास्कर जी आप बताइए, आप जो भी चीज प्याज आज कुछ बना, समर्थन मूल्य मिलता है आपको इसका जैविक का? भास्कर जी का नेट खराब हो गया। जी, मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि जो आपने सरसों की खली की बात की और उसमें सारे जो मिनरल्स मिलते हैं, जी, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारे शरीर को सारे मिनरल्स की जरूरत है, और वो मिनरल्स उन सब्जियों से ही मिलेंगे जो जैविक खेती से आए हैं। रासायनिक खेती से आने वाली सब्जियों में उतने सारे मिनरल्स नहीं होंगे, नहीं रहते, और शरीर को बीमारियां होंगी जो पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। मतलब हर मिनरल का टेस्ट नहीं होता है कि ये मिनरल इस शरीर में कम है, ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो हमको इसलिए भी जैविक करना है क्योंकि सारे मिनरल्स उस सब्जी से मिलते हैं। ये सरसों की खली, कई प्रकार की खली ली जाती है, सरसों की, आपकी आपकी बिनोला की, आपकी अरंडी की, ये 5 प्रकार की खली मिला के, राई सरसों के है ना, ये 5 प्रकार की खली मिला के तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं इसके, बहुत ज्यादा लाभकारी रहते हैं, इसमें उत्पादन बहुत बढ़ता है तेजी से।
हाँ हाँ। आज हमारे बीच में अरविंद जैन साहब है। अरविंद जैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद जैन जी, आप सुन पा रहे हैं? तो मैं सोनी जी को लेती हूँ। सोनी जी, पहले आप अपना अपने विचार रखें, फिर समापन करें। सबको नमस्कार, प्रणाम। विनय प्रताप सिंह साहब जो है बहुत मूल्यवान हमको देते हैं, जितने भी आप सुझाव देते हैं। मैं जहाँ तक मुझे जान पड़ता है कि हमारी पिछली 20 मीटिंगों में 3 धरातल से जुड़े लोग आए, खेतों के बीच में से आए। ऐसे 3 लोग थे, एक अथाता थे, दूसरे भास्कर जी, तीसरे आप। वास्तव में जो आपने देखा, जो पाया और जो आपने वहाँ जो आपकी फाइंडिंग्स है, उसको आपने बड़े तरीके से अच्छे अपने अनुभव बताए हैं और इसका लाभ हमको लेना चाहिए। जहाँ तक इसका सवाल है कि हमें ये खेती पुरेगी कि नहीं पुरेगी, देखिए, जब तक हम साइकिल पे नहीं बैठते हैं हमें पता नहीं चल सकता है। कोई हमको उपदेश दे तो चल सकता नहीं, वो जब तक आप साइकिल पे बैठ के चलाएंगे नहीं, 2-4 बार गिरेंगे, उठेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। पुरी साहब का जैसे जहाँ तक कहना था वो जायज था, क्योंकि ये कहना सरल है कि ये होता है कि नहीं होता है। वैसे विज्ञान ये कहता है हमेशा कि किसी भी चीज़ का आप जब प्रयोग में लाते हैं या स्टडी करते हैं तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही डिस्कस करते हैं। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने ये कैसे कह दिया। उन्होंने जो भी कहा है वो डीमेरिट्स आपको अगर जो दिख रहे हैं, डीमेरिट्स में वो चीज़ भी आ जाती है कि जो प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल है, कि जो नॉन प्रैक्टिकल है या लोगों की अभी स्वभाव में नहीं है। तो आपने जो कुछ भी अपने इसमें पूरे कवर करने की कोशिश की है कि दोनों तरह की बातें, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों का आपने खुलासा किया है, बहुत मुझे अच्छा लगा। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि आज की मीटिंग में जो कुछ भी हम समझ रहे हैं कि हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, या हमारे दिमाग में क्या सवाल रह गए, तो इसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि सोनी जी, एक बार अरविंद जी से पूछ लें, वो कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, मैं कहना चाहता था हाँ। कि गवर्नमेंट कृषि विभाग मध्य प्रदेश की भी काफी योजनाएं चल रही हैं आत्मा के थ्रू और जैविक बीज प्रमाणीकरण के थ्रू, तो उसका भी किसान भाई लाभ उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो दूसरे भी अपने देवी अहिल्या गौशाला है यहाँ पे, वहाँ पे भी काफी काम चल रहा है इंदौर में, तो उससे भी हमारा ये अनुरोध है कि सभी लोग उसका लाभ लें। अच्छा अरविंद जी, एग्रीकल्चर कॉलेज में लेबोरेटरी में काम करते हैं और बीजों पर काम करते हैं। तो अरविंद जी हमें अगली मीटिंग्स में काफी कुछ बता पाएंगे कि कौन से, मतलब उनका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो आज अरविंद जी पहली बार आए हैं। अब आप सोनी जी आप अपना ले सकते हैं। तो ये फिर से एक चौथे ऐसे व्यक्ति जो जमीन से जुड़े हैं उनकी मैं इसमें बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि विश्वविद्यालय से जो कृषि विश्वविद्यालय मतलब जो शासकीय डिपार्टमेंट है, हाँ। उसका व्यक्ति अगर हमारे बीच में आता है तो हम ये समझते हैं कि हम धन्य हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल आज के सिनेरियो में और पुरानी बातों में दोनों में आपकी एज से लगता है कि आप सब पुरानी खेती को भी जानते हैं और आज की किसान को और आज की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं उसको भी आप जानते हैं। तो अब हमारे लिए बहुत आप उपयोगी होंगे। आपके यहाँ मैं समझता हूँ कि
बीज बहुगुणन होता है, सीड मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ लोकल से हैं क्या? हाँ, इंदौर से है। इंदौर से। कृषि विश्वविद्यालय को हमने अंदर भी जाके देखा है, तो वहाँ सीड मल्टीप्लिकेशन जो होता है, आप शायद उस डिपार्टमेंट से कनेक्ट हैं। हाँ जी, मैं बीज प्रमाणीकरण संस्था से हूँ। अच्छा, बीज प्रमाणीकरण संस्था बीज परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत हूँ मैं इंदौर में। अच्छा जी। तो ये सरकार ने ये फैसिलिटी दे रखी, ये हमको भी क्या, किसी को भी नहीं पता था। आप हमारे बीच में आए और ये बात कहीं न कहीं एक तरह से मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं पहुंचेगी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। अब मैं कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान लीवर ने एक प्रयोग किया कि उसने जगह जगह अपने आउटलेट, अपने ऑफिसेस खोल दिए, और उसका रीजन उसका ये है कि बीच के तमाम जो मीडियम हैं, जिससे बिचौलिए हैं, वो उसने पूरे हटा दिए। तो वो सीधा शॉपकीपर के पास पहुंचा। अभी वो बात नहीं है कि हम कंज्यूमर के पास पहुंचा, लेकिन कंज्यूमर के नियरेस्ट वो पहुंचा। तो आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज की, कि आप ये चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका आउटलेट इस तरह कुछ पहुंचे जो लोगों के बिल्कुल, मतलब प्रोडक्ट बीच में किसी के हाथ में न जाए और सीधे वहीं जाए। तो आम आदमी। बहुत अच्छा आपका प्रस्ताव है, और ईश्वर करे इसको कामयाबी दे और उसके से लोग लाभान्वित हो। जहाँ तक एक सर्टिफिकेशन का जहाँ तक सवाल था, कि बार बार हमारे दिमाग में भी ये उठता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ये वास्तव में है कि नहीं है, गलत है, सही है, इसका सर्टिफिकेशन क्या है। तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे हम किसी को किसी उस पर कोई भी सामान जो खरीदते हैं उसमें MRP लिखा रहता है, दवाई में उसमें बेच नंबर लिखा रहता है, और बेच नंबर के साथ उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी अदर इंफॉर्मेशन भी रहती है। तो जैसे बेच नंबर लिखा है वैसा वो सर्टिफिकेशन का नंबर और उसके जो डिटेल है वो एक लाइन में लिखे जा सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है और ये कन्विंसिंग है। ये पब्लिक के पास या कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जाएगा उसमें उसको फायदा मिलेगा। तो रहा सवाल ये कि भाई कहीं ना कहीं एक विश्वास तो किसी पे करना होता ही है। इसने बेच नंबर डाला है तो विद सर्टिफिकेशन डाला है, उसने 500 क्वांटिटी की या 5 क्विंटल की क्वांटिटी का सर्टिफिकेट लिया और 25 क्विंटल बेच दिया। ये इतने आर्गुमेंट में हम नहीं जा सकते। फिर भी एक प्रोसीजर है, वो भी गवर्नमेंट की अप्रूव प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में आके अपन ये कर सकते हैं। एक दो सवाल मेरे दिमाग में बनते हैं कि जैसे भास्कर जी ने भी जो बताया था और आपने भी ये बताया था कि ये भर डालो, फिर किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही। ऐसा आपसे आपकी बात से मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर किसी तरह की खाद की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं पड़ेगी, कोई केमिकल की जरूरत नहीं। केमिकल की मैं फिर भी नहीं बात कह रहा हूँ। कि ऑर्गेनिक खाद भी होता है क्या? बाजारों वाले खाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अपन गोबर गोमूत्र इससे जो मल्टीन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं खलियों के द्वारा, उसमें किसी प्रकार के खाद की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। अब दूसरे तरह से मैं इस सवाल को फिर से कर सकता हूँ कि ये किसका सब्स्टिट्यूट है? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसमें किसका सब्स्टिट्यूट है? ये इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरान, हर प्रकार के तत्व मिल जाते हैं गोबर में। मिल जाते हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट भी है। न्यूट्रिएंट भी है। और खली जो अपन लेते हैं, ये बात की ये न्यूट्रिएंट भी है। न्यूट्रिएंट भी है। फिर आपको खाद की आवश्यकता समाप्त होती है। मतलब ये खाद का भी विकल्प है। और जमीन को उसकी हेल्थ अच्छी करेगा, ये भी एक विकल्प है। मतलब दो चीजें इससे बेनिफिट है। सोनी जी, आपने ह्यूमिक एसिड का सुना है क्या? यूरिक एसिड? ह्यूमिक एसिड नहीं सुना है। ह्यूमिक एसिड ये पौधों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत टॉनिक होता है। अच्छा। और ये टॉनिक कहाँ से लाते हैं मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। ये ह्यूमिक एसिड जो है 2 से 3 साल पुराने कंडे, उपले जो रहते हैं ना कंडे, उनको लेके और गुड़ के पानी में 8-10 कंडे डाल दें, 10-12 कंडे। अच्छा। और लगभग मतलब ये आपका 300-400 लीटर पानी में उसको डाल के डुबा के रख दें गुड़ के पानी में। तो आप देखेंगे कि 4-5 दिन बाद
हाँ, उसका पूरा ब्राउन कलर हो जाता है। अच्छा। ह्यूमिक एसिड उसी में है, कंडों में ही ये है। देख चुका हूँ मेरे यहाँ, मतलब हाँ, अपनी और जो गार्डन, किचन गार्डन है उसमें ये मैंने किया था। किया था आपने, तो उसका और वो स्प्रे किया करते नहीं हैं। था, ये हुआ था, क्या हाँ, हुआ कि वो एक कंडे रखे हुए थे, वो जी गीले हो गए। जी। अब वो घर में काम लाने लायक नहीं रहे, तो हमने एक तगारी में डाल दिए। हाँ, और वो छत पे रखा रहा, उसमें पानी आ गया, ले तो अपने आप वो क्रिया हो पानी गई आपकी। ऑटोमेटिकली गिरा हुआ पानी हाँ ऊपर। हाँ ये वर्षा का पानी, मतलब डिस्टिल वाटर गिरा था उसमें। उसमें ये, कोई केमिकल नहीं था। हाँ और उसको जब देखा तो हमने कहा अब इसको जब ये हो ही गया तो हम किसी उसमें पौधे में डाल दें। हाँ तो रियली देखा कि उसका बिल्कुल स्पॉन्टेनियस उसका रिजल्ट हाँ। था, बहुत बढ़िया रिजल्ट था। इस तो कंडे में ह्यूमिक एसिड और हाँ हाँ, जिब्रेलिक एसिड दोनों प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। अब जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ करता है और ह्यूमिक एसिड उसकी हेल्थ बढ़ाता है। एक्रेलिक एसिड, हाँ, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, हाँ, ठीक है। आज अब ये बाजार में कोई सी भी बॉटल मिलेंगी आपको, कीमत उसकी 30 रुपए, 40 रुपए, 200, 250 रुपए, जो भी कीमत, अब उसमें लिखा रहेगा। 10 खंडों में आप कितना बनाएंगे? हाँ, 10 कंडे बहुत बन जाएगा आपका, 300-400 लीटर और बन जाएगा। क्वांटिटी क्या होगी? हाँ, ये 200 लीटर तो आराम से बन जाएगा तो आपका। 200 लीटर किस्ते के लिए पर्याप्त है? ये पर्याप्त है आपका। आपके इसके पास मान कितने लीजिए के लिए? ये आपका 1 आध एकड़ जमीन है, उसमें आराम से स्प्रे हो जाएगा एक उसका। एकड़ जमीन में आपके हिसाब से इसकी हाँ, लागत होगी जैसे आप पंप से। 10 कंडे मतलब 200 रुपए। 200 रुपए हाँ, में इतना बड़ा प्रोडक्ट आपने बना दिया। फिर आ, उसकी कीमत नहीं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं घर के नहीं, कंडे पड़े थे, कोई आपको मतलब दाल नहीं। बराबर में बाजार से खरीद के लाएंगे ढाई तीन अगर सौ रुपए में, खरीद उसका के भी मेहनत खत्म लाऊं हो तो जाएगा। इतना मेरे को पुरता है। हाँ अगर मैं कंडे खरीद के लाऊं जी। तो भी मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे, ये कहना है कि मैं पूरी साल की जवाब है ये, सही कि है। मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे। हाँ और एक अच्छा एक जैविक प्रोडक्ट में उसको इसके लिए हाँ तैयार कर रहा हूँ। जी तो मैं एक आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप मेरे ये सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो ये सब चीजें आ तो रही हैं मेरे सामने, जी। पर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना चाहिए। अच्छा जी। डॉक्यूमेंटेशन सिंपल, आप सिंपल लिख दें कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, और अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया जी तो मैं उसका डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। जी जी ये डॉक्यूमेंट अगर हमारी इस सभा के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आप कुछ बता नहीं सकते। हाँ, सही बात। आपने जंगल में जो मोड़ना था प्रयोग किससे किया है कहेंगे। वो आप अलग लिखें। लोगों ने, लोग जो दे रहे हैं कि जी इसमें ये होता है, जैसे आपने भी साइंटिस्ट की बात कही कि वहां से उसने ये बनाया है और हमको दे रहा है, हाँ तो ये प्रोडक्ट, बाजार के प्रोडक्ट और आपके बनाए प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट में आपका खर्चा क्या हुआ और आपने उससे उसको किस तरह प्रयोग में लिया, ये छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन अगर हो, जी बहुत ब्यूटीफुल वो बढ़ेगा, बनेगा। हाँ। तो और सोनी वास्तव जी, ऐसा है ना, बाजार में जो चीज मिलती है उसको तो बहुत रंग बिरंगी उसमें पैकिंग में खर्च कर देते हैं वो लोग, और तगड़े डालते हैं। तो ऐसा करके किसानी संभव नहीं है। किसानी करना है तो आपको देखिए, स्वयं से एक प्रोडक्ट इससे खुद तैयार इससे करना एक रास्ता नया और खुल सकता है है। कि जी। वो इतना महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप बना के भी बेच सकते हैं, जैसे हमारे भास्कर जी कर रहे हैं, उन्होंने स्लरी पहले खुद के लिए बनाई, हाँ उसको उपयोग किया। जी और मैं उनके उनके मॉडल को स्पेशल इसलिए मान रहा हूँ जी कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप, आपके प्रदर्शन प्लाट आपने बनाए, मैंने स्लरी बनाई है, मैंने इसमें स्लरी डाली है और कुछ डाला नहीं है, और इसका जो आउटपुट है ये सबके सामने है, फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आते हैं, प्रदर्शन प्लाट का ये, किसान लोग आते हैं मेरे फार्म पे, लोग आते हैं उसको और देखते हैं। हाँ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आते हैं वो लोग। तो आपके पास तो आएंगे ही, क्योंकि जी, आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी यहाँ पे जो जेडीएस साहब हैं वो भी हाँ हाँ काफी प्रभावित, जितेंद्र सिंह साहब यहाँ पे हैं इस समय हाँ बिल्कुल। होशंगाबाद जिले में। जी अब थोड़ा सा एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे लीफी जो भी वेजिटेबल है, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे आपका मेथी है, पालक है, या जो जो पत्तों के फॉर्म में हम ज्यादा जिसको यूज करते हैं, जी हाँ, तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। पड़ती है। और जो फल वाले पौधे हैं और जिसकी फसलें फल वाली हैं, तो जैसे आम है, अमरूद है वगैरह, जितने भी है ये फल वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, और जैसे आपका टमाटर है, मिर्ची है, ये फल है, तो इसमें फास्फोरस और कुछ प्रोडक्ट और
ज्यादा लगते हैं। ये तो इनका आपने विकल्प बायो में कहीं अलग से और एडिशनल जाना क्या, या आपने तो ये एक जनरल फार्मूला दिया हाँ हाँ भाई हमें कोई टॉनिक की तरह कोई चीज पिए तो इम्यूनेशन पूरा सिस्टम हमारा ठीक कर होगा। देगा। हाँ लेकिन पर्टिकुलर डिफिशियंसी के लिए पर्टिकुलर आपके अगर कोई ना हो, सपोज अभी तक आपने नहीं किया हो, ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि इसको अलग तरीके से कोई आप प्रोडक्ट अपना जो रिसर्च में ले लें कि आप ऐसा इसको ऐसी तैयार कर सकते हैं, और अगर आपने किया है तो वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए। ये मेरा मेरा ये नहीं कहना है कि जी, जी। वो उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। अभी आपने जो जो भी दिया है फार्मूला, जी। उसमें चाहे वो पिछली बार बताया हो वो, चाहे नहीं, अभी बताया ये, तो जी। इसमें ये इनके लिए अलग से कुछ है क्या? जी। जैसा कि आपने कहा कि गोबर खाद जो अपन बना रहे हैं, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपका ये जीवामृत हो, सैलरी जो अपन बना रहे हैं, तो इसमें तो पूर्ति होती। कई बार क्या होता है कि पौधों, आपने सही प्रश्न पूछा, कई बार पौधों में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। हाँ, कई बार पोटास की जरूरत ज्यादा पड़ती है। पोटास से क्या होता है, फल अच्छा बनता है, वजन आता है उसमें, बिल्कुल है ना। तो उसके लिए पोटास के लिए आपने बिल्व फल सुना होगा, बेल का फल। हाँ, बेल या, पत्र जिसका होता है। उसमें बहुत मात्रा में पोटास पाया जाता है। अच्छा, ये मतलब बेले के पौधे तो उसके फल में, फल में, बिल्व अच्छा। फल जो है हाँ ना, हाँ हाँ उसमें बहुत मात्रा में पोटास पाया जाता है। बहुत अच्छे। तो इसमें भी पोटास बनाने की एक क्रिया है, मैं बताऊंगा आपको। तो हाँ, उसमें भी ये पोटास बना के उसका स्प्रे कर दें तो उसमें एकदम वजन आ जाता है, दानों में वजन आ जाता है, फल में वजन आ जाता बहुत अच्छे। है, टेस्ट में अंतर आ जाता है। और इसी प्रकार से यूरिया की आवश्यकता है। तो यूरिया भी दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो आपने गाजर घास सुना, पिछली बार मैंने बताया था, हाँ, बताया था है आपने। ना। तो गाजर घास के भी चाप करके काट के उसको फिटकरी में घोल के और उसका रस निकाल के डालें। और दूसरा दही से भी बनता है, वो मही से भी बनता है। हाँ, तो ये बहुत सारे भास्कर जी वहीं विकल्प हैं, से मैं कह रहा हूँ ना, करना बनाते चाहे हैं। जी, व्यक्ति, करना चाहे किसान, तो बहुत विकल्प हैं। लेकिन किसान क्या करता, कौन खटपट करे, उठा के जल्दी से यूरिया की एक बोरी खरीद लाए, 260 रुपए जितने की आ रही, और उठा के डाल दिए उसको। अब ये नहीं देख रहा कि उसका कितना बुरा असर बॉडी पे पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था धान के मामले में, धान में तो इतना पेस्टिसाइड और इतना आपका ये हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर इतने मात्रा में उपयोग होते हैं कि वो तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा चावल खाना छोड़ दें बिल्कुल। हाँ, क्योंकि चावल तो पूरे जहरीले है ही हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और बासमती, उसमें वैसी टेस्ट सुगंध रहती है, वैसी कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं सुगंध उसमें। भी पता नहीं क्या सेंट डालते हैं, क्या करते हैं, वो भी वही समझ। नहीं, ओरिजिनल में तो खुशबू आएगी, उसमें सेंट की मिलता जरूरत नहीं। कहाँ है हमको, वो भी सेंट डला हुआ है तमाम होता है। और तो मेरा खुद का प्रयोग है हाँ जी, स्वामी साहब, जी जी। मेरा खुद का प्रयोग है। चावल केवल लगा दिए और काटने गए, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। इसमें हमने ना कुछ खाद भी डाला, ना कुछ डाला, ना पेस्टिसाइड, ना कुछ देखा तक नहीं। और जो इनऑर्गेनिक वाले थे उनकी सेवा में लगे रहे। हाँ, पता लगा उससे अच्छा और उससे टेस्टी उत्पादन हमारा इसका आ गया। जी जी। खर्चे नाम पे कुछ नहीं आया उसमें। इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी पुरी साहब बोले थे ना कि 200 रुपए 250 रुपए बाजार में जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, चावल में तो कुछ भी नहीं डाला और बढ़िया हो गया। मूंग जो आप देखते हैं, मूंग में लोग इतने खतरनाक खतरनाक जहर डालते हैं, जबकि उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। उसको बो देते हैं और काट के ले आते हैं। बिल्कुल तो सही। हाँ, और ये इनकी सेवा में, मतलब रासायनिक की सेवा में के चक्कर में हम उनको ध्यान ही नहीं दे पाते। और वो बेचारे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, उनमें ना इल्ली कीड़े कुछ नहीं लगते। आप देखेंगे कि जितना केमिकल आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा कीट पतंग उसमें आकर्षित होते हैं, बीमारियां भी उतनी ज्यादा लगती हैं। क्योंकि देखिए, एक गांव का व्यक्ति और एक शहर का व्यक्ति, है ना, बच्चों का तुलना करिए उसमें। तो शहर में बच्चे को जरा सर्दी, अरे सर्दी हो गई, जल्दी से ड्रॉप पिला दिया, जल्दी से गोली खिला दी, वो कर दिया, हाँ, जहाँ पे इम्यूनिटी इंजेक्शन। सिस्टम और कमजोर गांव कर। का बच्चा वही धूल में खेल रहा है, मिट्टी भी जा रही है, सब अंदर से खांसी भी हो गई, खांस फूस के सही हो जाता है बेचारा। बुखार भी आ गया तो अपने आप ही ठीक हो जाता, ना माँ को फुर्सत ना पिता को फुर्सत, बेचारे अपने आप ठीक हो बगैर डॉक्टर के ठीक हो गए। है तो पैसा बहुत नहीं। ज्यादा हो गए तो अलग बात है। लेकिन इसके द्वारा इम्यूनिटी पावर हमने कमजोर कर ली बच्चों की शहर में। सही। बार बार उसको केमिकल के दवाइयां दवाई दे के, और वो बच्चा, घी दूध तो खैर नहीं मिलता उसको, लेकिन शुद्ध भोजन में वो तंदुरुस्त बना रहता है। तो गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में ये अंतर है। इसी प्रकार से केमिकल वाले में और जैविक खेत वाले में, पौधे में, दोनों में अंतर है। जी जी। केमिकल वाला बहुत कमजोर रहता है, उसमें बहुत बीमारियां आती हैं, बहुत दवा का छिड़काव होते हैं।
है ना, पेस्टिसाइड डालते, और ये अपने आप मस्त हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मैं पहलवान सर से कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं डाला धान में, वो बढ़िया हो गया। और यहाँ लोग डाल डाल के परेशान है, डाल डाल के परेशान है, उसके बाद उसको देख रहे हैं। हमारे पहलवान साहब का इम्यून सिस्टम देख रहे हैं आप, बिल्कुल वो भी स्वस्थ है। उनका आशीर्वाद तो अपन को चाहिए एक बराबर। चीज और कहना चाहूंगा इसमें, इसी के क्योंकि साथ बहुत बड़ा अभियान अपन लोग कर रहे हैं मैडम के मार्गदर्शन में जैविक खेती के लिए, तो सर का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको पुरानी याद दिलाना चाहता हूँ, जी मालवा में थी, अब पता नहीं ये आपके एरिया में है कि नहीं ऐसा। जी जैसा हल लोग हल को ज्यादा जानते हैं, मालवा में एक बक्खर हुआ करता है। हाँ, बक्का। बक्खर आपने सुना, बक्खर? हाँ, खूब सुना, मैं तो उसी तो संबंधित ये हूँ। बक्खर मतलब, क्योंकि आपके एरिया में नहीं, मैं रह चुका हूँ बरेली अच्छा अच्छा, रायसेन जिले में, जी जी। वहाँ बक्खर नाम कोई नहीं जानता, हाँ, क्योंकि वो चपटा आता है फैला हुआ। बक्खर में आपको बताऊं कि जो प्लो होता है, यहाँ, जो इसमें आप ट्रैक्टर में प्लो लगा के मिट्टी नीचे से ऊपर करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। वे पुराने जमाने में वो बक्खर से होती थी। जी हाँ तो हल तो एक सीधा खड़ा एक विपन है, जी वो हाँ एक अप्लायंस ऐसा है कि जो हल का आप सबने सबको पता है कि चित्रों में देखा है, जी हाँ बक्खर ऐसा अड़ा रहता है और वो जमीन में ऐसा चलता है, जी हाँ जी ऐसा हाँ, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल। तो वो जमीन नीचे से ऊपर और खोखली करता है। खोखली करता है। तो वो खोखली करने से क्या होता है कि नीचे जो बैक्टीरिया हैं, जी हाँ, वो बैक्टीरिया नीचे से ऊपर आते हैं और उनका जो जो प्रोसेस करनी है वो करते करने हैं। लगते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि ऐसे बक्खर किए हुए किसी भी खेत में जब बारिश होती है तो एक सुगंध होती है जिसको हम कहते हैं सौंधी सुगंध। सौंधी सौ, मिट्टी की सौंधी सुगंध। वो जो सौंधी सुगंध है वो एक बैक्टीरिया जो वो वहां डेवलप हो चुका है, पानी गिरने से वो मरता है और वो खुद ही खाद बनता है। खुद ही खाद ऐसा बनता है। मैंने कहीं पढ़ा था, पुराने हाँ, मेरे सही सही में आ पढ़ा रहा आपने। है। तो खुद जो खाद बनता है वो, मेरा मतलब कि हम कितने साइंटिफिक वो थे, हमें पता नहीं था कि ये ऐसा होता है, हाँ लेकिन वो साइंटिफिक खेतियां ऐसी हुआ करती थी, पर हम उसको जानते नहीं। उस स्वरूप को अगर प्रैक्टिकली भी अगर हम करें तो आज ये चीज मिल सकती है। मैं आपको पुराने सिस्टम में एक सिस्टम याद दिलाना चाह रहा हूँ। जैसा बक्खर होता है वो बड़ा होता है और एक छोटा होता है, डोरा होता है, इसको उसको डोरा बोलते हैं, वो छोटा रहता है। उस डोरे की चौड़ाई कितनी होती है कि वो जो दो दो जो लाइन है पौधों की, उस दोनों के बीच में चलता है, वो उन दोनों के बीच में चलता है। अभी मैकेनिकल सिस्टम भी ऐसे बने हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो बीच में खरपतवार उग गए हैं, जी हाँ वो डोरे डोरे चला के वो खरपतवार से भी उखड़ जाते हैं उससे, जी हाँ और साइड में उसकी मिट्टी, उसके बगल में जो पौधे खड़े हैं उनके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती। तो ये काम डोरे का होता है, और ये डोरे अब आजकल खत्म हो गए हैं। सब भूलते जा रहे हैं पारंपरिक लोग। खेती में वो डोरा बहुत बड़ा काम था कि पहली निदाई तो वो डोरे से ही होती थी, दूसरी फिर कुछ बच जाता था घास जी या कोई भी खरपतवार, तो उसको हाथ से नींदना पड़ता था। तो एक तो बेनिफिट वो डोरा अगर लौट आए, हो सकता है आप चूंकि आप किसान जमीन के हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकेंगे। हाँ हाँ, नहीं दूसरा जरूरी है। इसका दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि हमने कह तो दिया कि हम हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, अगर हर्बिसाइड हम ना भी यूज करें तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मजदूरों के लिए। ये चीज भी एक आपकी इसमें जुड़ती है जी कि है ना। इससे ये फायदा है कि एक एम्प्लॉयमेंट भी होगा, और हम मिट्टी की उर्वरा को भी हम टच नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में ये केमिकल उसमें जाना भी बंद होगा। तो मैं अपनी बात इतना कह के हाँ, क्योंकि करता एक हूँ। चीज है, जैसे अपन हर्बिसाइड डालते हैं जी केमिकल वाला, जी जी तो वो खरपतवार को तो नष्ट करता ही है, जी। साथ में उस प्लांट के ऊपर भी असर करता है, कम हाँ, मात्रा प्लांट में करता है प्लांट के वो। आपने मैं एक बड़ा उदाहरण याद आता है कि डॉक्टर साहब हाँ के पास एक मरीज गया कि साहब मेरा जो है सिर भी दर्द हो रहा है और मुझे दस्त भी लग रहे हैं। तो उन्होंने 2 गोली दी, बोलिए 2 गोली ले लेना। तो उसने गोली ले ली पानी से। तो सवाल करता है जाते जाते कि ये दोनों दो गोली तो मेरे पेट में जा रही है, एक सिर में कैसे जाएगी और एक पेट में कैसे रह जाएगी।
तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि ये तो खून में मिल जाएगी और दोनों खून में मिलके अपना अपना काम करेगी। तो वो जो खून में हम मिला रहे हैं उसके पौधे के भीतर हमने उसको इतना घुसा दिया कि वो कंप्लीट प्लांट में अंदर घुस चुका है। अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या डैमेज करेगी। उसने पौधे को तो डैमेज किया ही किया और उसके प्रोडक्ट को भी डैमेज कर दिया। डैमेज करेगी। इम्यून सिस्टम सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट दो प्रकार की विधि है। ईश्वर में मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने दर्शन में ये पाया है कि जब मानव या कोई भी जीव जब स्ट्रगल करके ऊपर आता है तो वो उसका परफॉर्मेंस वर्ल्ड में बेस्ड होता है। जो इजीली अगर कुछ दे दिया जाए तो उसमें वो जो स्ट्रगल की पावर है, ब्रेन कहता है कि मेरी अब जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर से कुछ आ गया। आप डॉक्टर साहब आप इसको महसूस कर सकते हैं कि आपने अगर विटामिन ऊपर से सप्लीमेंट करना चालू कर दिया तो हमारी बॉडी उसको बनाना बंद कर देती है, अब उस जरूरत नहीं है। तो हमने इतने एडिशनल साधन उसको देने की कोशिश की है तो वो मर गया है, तो अब उसको पुनर्जीवित करना है, तो उसके लिए मेहनत वापस करना पड़ेगी। थैंक यू। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग में हमने बहुत सारा कुछ सीखा। अगले शनिवार हम शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे और मैं आप सबका जो डिस्कशन चलता है उसमें मैं अपना मेडिकल साइंस से उसका रिश्ता जोड़ती रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि इतना सटीक रिश्ता है। अगर हम मनुष्य शरीर को भी नेचुरल तरीके से रखें तो उसमें बहुत जबरदस्त ताकत आ जाती है और कोई बीमारी नहीं लगती है। और उसी प्रकार खेती में भी हो रहा है। तो मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि दोनों तरफ एक जैसी बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लांट में भी प्राण होते हैं।